नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रदीप शर्मा। कल जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था मौर्य कला, उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको स्तंभ के बारे में बताया था, जो कि राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य में हमने आपको पढ़ाया था। तो कल जो मेरी बात खत्म हुई थी उसमें हमने बताया था कि स्तंभ के ऊपर कुछ विद्वानों के मतानुसार इस पर ईरानी प्रभाव है, और कुछ विद्वानों का कहना था कि इस पर जो कला का प्रभाव है वह यहाँ के कलाकारों की अपनी तकनीक थी, जो कि हमारे यहाँ वेद पुराणों में पहले से अंकित थी। उस पर मैं आता हूँ। चूँकि हमारे पास जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों में भी दो प्रकार के स्तंभ थे। एक सादा स्तंभ और एक पर धम्म लिपि खुदवाई गई थी, जो कि अशोक के द्वारा खुदवाई गई थी। तो अब हम देखेंगे कि वह दोनों स्तंभ कौन कौन से थे और किस पर कौन सा शीर्षक मंडित था। हमने देखिए यहाँ पर लिख रखा है धम्म लिपि वाले स्तंभ। धम्म लिपि वाले स्तंभ में दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा का स्तंभ है, और इलाहाबाद का भी एक स्तंभ है, लेकिन इस पर समय समय पर तमाम प्रकार की लिपियां कराई गई हैं। लौरिया नंदनगढ़ से हमें सिंह शीर्षक वाला स्तंभ प्राप्त है, जिस पर धम्म लिपि लिखी गई है। उसी तरीके से लौरिया अरराज से हमें गरुड़, मैंने आपको बताया था कि 4 पशु थे, उसके अलावा गरुड़ भी हमें प्राप्त है। वह लौरिया अरराज से पाया गया स्तंभ था, जिस पर धम्म लिपि लिखी गई थी, चूंकि वह आज के डेट में नष्ट हो चुका है। रामपुरवा से हमें 2 स्तंभ देखने को मिलते हैं। एक स्तंभ पर हमें सिंह शीर्षक और एक स्तंभ पर हमें बैल शीर्षक प्राप्त है। जो शीर्षक बैल से सुशोभित है वह सादा स्तंभ बताया गया है, और जिस पर सिंह बना हुआ है उस पर धम्म लिपि लिखी गई है। संकीसा का गज शीर्षक, यह भी धम्म लिपि से सुशोभित है। सांची का चतुर सिंह, 4 सिंह मतलब जो एक दूसरे से उकड़ू होकर बैठे हैं और चारों दिशाओं में उनका मुंह देखने को मिलता है, वह हमें सांची के स्तंभ में भी देखने को मिलता है, जो कि नष्ट है। उसी तरह से हमारा सारनाथ का, जो कि इन सभी स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ माना गया, जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है, यह चतुर्मुखी सिंह वाला स्तंभ माना गया है। इस स्तंभ की चमक, इस स्तंभ की बनावट और इस स्तंभ की रूपरेखा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहने की प्रभावशाली था, और यह हमारे बनारस के सारनाथ म्यूजियम में संग्रहित किया गया है, जिसे आप जाके देख भी सकते हैं। सारनाथ का जो स्तंभ था, यह स्तंभ मैदान में खड़ा था, और इसके जो थे उल्टा कमल, उसके ऊपर पीठिका, पीठिका के ऊपर सिंह शीर्षक, चारों दिशाओं में शेर का मुख, और उसके पीछे एक चक्र बना था, जिसे निरंतर गति, अशोक के गति की बात करते थे कि अशोक ने निरंतर गति के साथ इन कार्यों को किया, और एक तेज प्रतापी राजा होने का सूचक बताया गया था। यह हमें सारनाथ के म्यूजियम में देखने को मिलता है, जिस पर धम्म लिपि सुशोभित है। उसी तरीके से निगाली सागर और लुम्बिनी के भी स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं, जिस पर धम्म लिपि अंकित की गई है। रामपुरवा और बैल शीर्षक जो हमारा स्तंभ है वह सादा स्तंभ माना गया है। बसाढ़ से जो हमें स्तंभ प्राप्त है उस पर सिंह शीर्षक मंडित है, वह भी सादा है, और कोसम से भी हमें जो प्राप्त है वह भी बिल्कुल सादा है। अब मैं बात करता हूं कि इस पर जो ईरानी प्रभाव की बात कही गई थी, उसकी किस प्रकार की छवि थी कि हमें ईरानी कहने पर कुछ इतिहासकारों ने हमें उस पर प्रकाश डालने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकारों ने भी इसकी पूरी तरीके से अध्ययन करके खंडित किया है कि इसका जो प्रभाव है, चमकदार प्रभाव है, या जिस भी प्रकार का हमने स्तंभ बनाया है वह पूरी तरीके से लोकल कलाकारों के द्वारा किया गया था, जिसकी जानकारी हमें महाभारत में आप स्तंभ में भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ के जो
स्तंभ थे जिस पर ईरानी प्रभाव को बताया था, वह विद्वानों में सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रेमरिस का नाम मुख्यतः आता है। उन्होंने इस स्तंभ के लिए कहा था कि जिस प्रकार का स्तंभ हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है वह इस समय से पहले सूसा व एकबतना जो कि ईरान की राजधानियों में से है वहाँ के भवनों में देखने को मिला था, और जिस प्रकार से इस स्तंभ के ऊपर एक चमक थी वह चमक भी ईरान के स्तंभों पर देखने को मिलता है। और उनके जो पशु शीर्षक बने थे, इस तरह के शीर्षक हमें सूसा और एकबतना के स्तंभों में भी देखने को मिले थे, जिसको इन्होंने ईरानी कहने का पूरी तरह से अपना योगदान दिया है। उसी चीज़ों को हमारे यहाँ के कुछ इतिहासकारों ने खंडन किया है। तो आइए हम ईरान के जो स्तंभ थे और हमारे पास जो यहाँ पर हमारे देश में पाए गए स्तंभ हैं उसकी तुलना करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इस पर प्रभाव भारतीय है, लोकल है या ईरानी प्रभाव थी। अब हम तुलना करते हैं कि ईरानी जो स्तंभ बने थे वह कई मंडलाकार टुकड़ों से बने हुए स्तंभ थे, लेकिन जो हमारे द्वारा बनाए गए स्तंभ थे, अशोककालीन जो स्तंभ थे, वह स्तंभ एकाश्मक पत्थर से बनाए गए थे। एक ही पत्थर से तराश कर वह बनाए गए थे, जो कि हमें उन्हें उनकी कला से हमें श्रेष्ठ बताता है। उनकी कला में चौकी बनाई गई थी, उनके स्तंभ स्वतंत्र खड़े नहीं थे, लेकिन अशोककालीन जो स्तंभ बनाए गए थे वह स्वतंत्र तरीके से मैदानों में खड़े किए गए थे, जो कि भूमि के साथ खड़े थे, भूमिगत होते हुए ऊपर की तरफ थे। इनके जो स्तंभ थे वह विशाल भवनों के बीच बनाए गए थे, लेकिन अशोककालीन जो स्तंभ थे वह स्तंभ बिल्कुल ही स्वतंत्र मैदान में लोगों के देखने के लिए भी बनाए गए थे। और ईरानी सभ्यता में जो शीर्षक मंडलाकृत था वह हमारे भारत में पशु शीर्षक की जगह लिया हुआ था। हमारे यहाँ पशु शीर्षक का अंकन था और उनके यहाँ उनके स्तंभों पे मानवाकृतियों को देखने को मिलता है। और इसके लेप के चमक के बारे में जो कही गई है, तो स्पूनर ने बताया था कि इसकी जो चमक है हमारे स्तंभों से कॉपी किया गया है, लेकिन जो भारतीय विद्वान इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया था कि इस लेप की जानकारी हमें आप स्तंभ सूत्र और महाभारत में पहले से ही वर्णित देखने को मिला है, जिसकी जानकारी हमारे कलाकारों को रही है। और इस तरीके का जो हमें ओप देखने को मिलता है, चमक देखने को मिलता है, वह लोहानीपुर की जैन मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है। हमें पटना पे जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, इस तरीके की चमक देखने को मिली है। हमें एक श्लोक कहा गया है, सल छड़ी करणे सल छड़ी कुर्वंती, मतलब इनके जो मसालों से जो चमक बनाई गई थी यह हमारे कलाकारों को बहुत अच्छे से ज्ञात था और हमारी कला ईरानी की कला से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। आगे मैं राजकीय कला में स्तंभ की जानकारी को पूर्ण करते हुए अब आगे मैं आपको स्तूप के बारे में जानकारी दूंगा कि मौर्यकालीन स्तूप क्या थे, क्यों बनाए गए और किस प्रकार के तरीके से बनते थे, इसकी क्या महत्व थी। आगे का जो कक्षा है मैं आपको इसी टॉपिक पर बनाकर अपने वीडियो को डालूंगा।